अमेरिका का नाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी नाइन और स्वागत है आपका अहमदाबाद स्टूडियो से मनी सेंटर में। मैं हूं अहमदाबाद स्टूडियो में और अंशुमान जी हैं नोएडा स्टूडियो में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है शुभम आपका अहमदाबाद। शुरू करें, खबरों पर विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि आज बुलेटिन में खास क्या है। आज का बुलेटिन बेहद खास है। आज फाइनेंशियल ईयर का आखिरी बुलेटिन है। बिजनेस का बुलेटिन है, फाइनेंशियल ईयर का महत्व तो होगा ही होगा। आज कौन सी खबरें हैं आप देखेंगे। शुरुआत करेंगे H1B वीजा की खबर से। अमेरिकी कोर्ट का एक बड़ा अहम फैसला आया है। क्या इस फैसले के मायने ये समझेंगे। फिर बढ़ सकती है कारों की वेटिंग, क्यों ऐसा हो रहा है ये जानेंगे। नई विदेश व्यापार नीति में क्या खास आया, कल से नई विदेश व्यापार नीति लागू हो जाएगी, इसमें क्या खास है ये जानेंगे। एआई को क्यों खतरा बता रहे हैं मानवता के लिए। एलन मस्क के साथ तमाम लोगों ने चिट्ठी लिखी है, कहा है एआई का नया वर्जन मानवता के लिए खतरा है, सोसाइटी के लिए खतरा है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं ये जानेंगे। क्या है अदानी समूह की अगली तैयारियां। अदानी समूह लगातार एक ही तरीके की कोशिश में लगा है, कर्ज कम हो जाए हो जाए हो जाए और वो काबू में नहीं है। अब क्या नई तैयारियां हैं ये जानेंगे। और क्यों फट पड़ी टोल की महंगाई। टोल महंगे हो गए, देश में कहां कहां टोल महंगे हुए, कितने महंगे हुए, क्यों महंगे हुए ये जानेंगे। इसके अलावा दो बड़ी अहम खास खबरें जो मैं आपको इस बुलेटिन के अंत में बताऊं। एक का टीजर दे देता हूं, दूसरे का टीजर नहीं दूंगा। पहला खबर जिसका टीजर मैं दे रहा हूं वो ये कि कल 1 अप्रैल है, नया वित्त वर्ष शुरू होने वाला है और इस वित्त वर्ष में बहुत कुछ बदलेगा। बहुत कुछ ऐसा बदलेगा जो सीधे आपकी जेब से जुड़ा है, आपके निवेश से जुड़ा है, आपके खर्च से जुड़ा है। क्या कुछ ऐसा बदलेगा उसकी एक झलकी हम आपको दिखाएंगे बुलेटिन के अंत में चलते चलते। और एक और खास खबर है जो मैं आपको बताऊंगा इस बुलेटिन के अंत में। बने रहिए मेरे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सफर शुरू करते हैं और पहली खबर अमेरिका से आई है, अमेरिका की कोर्ट से आई। अमेरिका में H1B वीजा होल्डर के साथ उसकी पत्नी या पति भी अब नौकरी कर सकेगा। अमेरिकी कोर्ट ने H1 वीजा होल्डर के हक में यह फैसला सुनाया है। अमेरिका में आईटी सेक्टर में तमाम लोग ऐसे काम करते हैं जो H1B वीजा होल्डर होते हैं और इनमें बड़ी संख्या भारत के और चीन के लोगों की है। सर, इस फैसले का क्या असर होगा, क्या मायने है इस फैसले के। शुभम, हाल फिलहाल के दिनों में अमेरिका के कानूनी खींचतान के बीच सबसे ज़्यादा करीब से देखा गया केस था और इस मामले को भारत में, खासतौर पर भारत और चीन के लोग ध्यान से देख रहे थे। ओबामा प्रशासन ने एक फैसला किया था जिसमें करीब करीब 1 लाख वर्कर्स को इस बात की इजाज़त दी गई थी कि उनके स्पाउसेज, उनके पति या पत्नी भी अगर उनके पास H1B वीज़ा है तो वो अमेरिका में काम कर सकते हैं। अमेरिका का एक संगठन है जिसका नाम है सेव जॉब्स USA। ये संगठन आउटसोर्सिंग का और बाहर के लोगों को नौकरियां देने का विरोध करता है। उसने अमेरिका की अदालत में इस फैसले को चुनौती दी थी और इस फैसले को चुनौती देते हुए कहा था कि अमेरिका की कांग्रेस ने, यानी अमेरिका का जो लॉ मेकिंग बॉडी है, उसने वहां के गृह विभाग को, होमलैंड सिक्योरिटी को इस बात का अधिकार ही नहीं दिया है कि वो H1B वीज़ा के धारक लोगों के स्पाउसेस को, उनके पति या पत्नी को नौकरी करने की छूट दे सके। इस याचिका को, इस लॉ सूट को अमेरिका की अदालत ने खारिज कर दिया और उस अदालत को ने खारिज करते हुए कहा कि अमेरिकी कांग्रेस ने बेहद स्पष्ट रूप से ये सोच कर ये फैसला लिया था कि जो अमेरिका में काम करने वाले लोग हैं, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जिनको H1B वीज़ा मिला हुआ है, उनके स्पाउसेस, उनके पति पत्नी भी रोजगार काम कर सकते हैं, उन्हें नौकरियां मिल सकती हैं। दिलचस्प बात है कि अमेरिका में जब ये लॉ सूट आया था तब इसका विरोध करने वालों में केवल भारतीय मूल के लोग ही नहीं थे। अमेजॉन, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने भी इस लॉ सूट का विरोध किया था। उसकी वजह ये थी कि उनको लग रहा था कि यदि इसका विरोध नहीं किया गया और ये लागू हुआ तो इसके असर से उन्हें जो ह्यूमन रिसोर्सेज या जो भारत से प्रशिक्षित श्रमशक्ति मिल रही है उसकी कमी पड़ेगी या वो नहीं उपलब्ध हो पाएगी। अब ये पूरा मामला एक अदालत से पास हो गया। माना जा रहा है कि सेव जॉब्स इन USA शायद इसका ऊपर की अदालत में अपील भी करेगा। लेकिन फिलहाल भारत के लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर यह है क्योंकि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले भारत के लोग थे और इसके अलावा दूसरी तरफ चीन के लोग थे। तो H1B वीजा धारकों के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि इतनी नौकरियों के बाद इस बात के लिए दबाव बनेगा अमेरिका की सरकार पर। खासतौर पर हाल फिलहाल में अमेरिका में कई तरीके के राजनीतिक खींचतान चल रही है और रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका की जॉब आउटसोर्सिंग के विरोध में भी रही है। इस तरीके का दबाव बनेगा अमेरिका के प्रशासन के ऊपर कि H1B वीजा की संख्या में शायद कटौती करे या कमी करे। हालांकि इसका अभी कोई प्रतिक्रिया अमेरिकी सरकार की तरफ से नहीं आई क्योंकि सरकार का ही फैसला था जिसे अदालत में चुनौती दी गई थी। अगली खबर कार के बाजार से। आपके लिए ये खबर अच्छी नहीं है अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं।
वो इसलिए क्योंकि सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से एक बार फिर से कारों की रेटिंग बढ़, कारों की कंपनी, जो कार बनाने वाली कंपनियां हैं उनको सेमीकंडक्टर की कमी का सामना करना पड़ रहा है और इस वजह से उनकी रेटिंग बढ़ सकती है। ग्राहकों को डिलीवरी के लिए ज्यादा समय देना पड़ सकता है, ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। मार्च के दौरान कारों के उत्पादन में करीब 15% की कमी आ सकती है, ऐसे आकलन भी सामने आए हैं। कई कंपनियां ऐसी हैं जिनके वेटिंग पीरियड लाखों कारों तक है। सर, कौन कौन सी वो कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी और बिक्री में लगभग कितनी कमी की हम अनुमान मान सकते हैं? शुभम, ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हम लगातार पिछले दो तीन महीनों से ऐसी इस तरीके की सूचनाएं देख रहे हैं जिसमें ऑटोमोबाइल कंपनियों पर तरह तरह के दबाव बने हुए हैं। चिप की शॉर्टेज पिछले 2 साल पहले भी थी जब कोविड के दौरान पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगे थे, और अब भारत की ऑटोमोबाइल कंपनियां फिर चिप शॉर्टेज से परेशान है। एक तो बहुत सारे ऐसे कार के मॉडल हैं जिनकी वेटिंग 1 साल और 1.5 साल से ज़्यादा है। आमतौर पर 1 साल से 1.5 साल तक ग्राहकों को रख पाना कंपनियों के लिए मुश्किल है, और इसलिए हमने हाल फिलहाल में देखा कि कंपनियों के पास शोरूम में फुटफॉल्स भी कम हुए हैं, लोगों ने जाना भी कम किया है, ऑर्डर्स का कैंसिलेशन डबल हो गया है। और ऐसी परिस्थिति के बीच में कंपनियों की तरफ से इशारा किया गया है, पता चला है कि उनके उत्पादन में 15% की कमी होगी क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स की फिर शॉर्टेज होने वाली है। नुकसान में रहने वाली कंपनियों में मारुति और महिंद्रा होगी। महिंद्रा की तरफ से कहा गया है कि उसे कम से कम इस साल 45,000 से 47,000 वाहनों की बिक्री का नुकसान होगा चिप की शॉर्टेज के कारण। हमें पता होगा कि महिंद्रा की कुछ कारों के ऊपर वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है, 1 साल तक की वेटिंग लिस्ट चल रही है। तो महिंद्रा इस मामले में सबसे ज़्यादा नुकसान में रहने वाली कंपनी रहेगी, जिसकी कारों को मिलने में और देरी हो सकती है। तो अगर आपने महिंद्रा की कार बुक कराई है तो आपके लिए ये सूचना महत्वपूर्ण है जानना कि आपने डीलरशिप से पूछे कि क्या शायद आपको कार अभी समय पर मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। ये भी माना जा रहा है कि महिंद्रा के अलावा मारुति और कुछ और 3 बड़ी कंपनियां हैं जिनके कई सारे मॉडल्स हैं, उन्हें नुकसान हो सकता है। इस साल अपने उत्पादन में कमी करनी पड़ सकती है। इसका एक पहलू और महत्वपूर्ण है शुभम, ये कि अप्रैल के सीजन में भारत के ग्रामीण इलाकों से वाहनों की मांग निकलना शुरू होती है। जैसे जैसे रबी की फसल की कटाई होती है और गेहूं बिकना शुरू होता है, ग्रामीण इलाकों से नए वाहनों की मांग आना शुरू होती है। आमतौर पर कंपनियां नए वित्त वर्ष की शुरुआत में इन्वेंट्री बनाती हैं डीलर्स के पास, जिससे कि रबी की फसल के बाद ग्रामीण इलाकों में कारों की खरीद या वाहनों की जो खरीद बढ़े उसको मांग को पूरा किया जा सके। लेकिन अब ये कमी ऐसी स्थिति में आई है जहां कंपनियों को अपने पूरे साल के उत्पादन के लिए की तैयारी करनी पड़ेगी चिप शॉर्टेजेस के कारण। इसलिए अगली तिमाही में इसका बड़ा असर हमें 2 जगह दिखाई देगा। इसका असर पहली तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर पर दिखाई देगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ा हिस्सा है ऑटोमोबाइल का, और दूसरा बड़ा असर हमें डीलरशिप और कार बाजार पर दिखाई देगा। वैसे भी अगर आप माहौल देखें तो कार कंपनियों के पक्ष में नहीं है, चाहे वो ऑपरेशनल कॉस्ट के तौर पर देखें, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं, ऑटो लोन के रेट्स काफ़ी ऊंचे बने हुए हैं। इन परिस्थितियों के कारण भी पूरा माहौल ऑटो कंपनियों के पक्ष में नहीं है। देखिए अंजुमान जी ने जो आपको समझाया, कितनी बारीकी से आप बात समझने की कोशिश कीजिए कि असर है सेमीकंडक्टर का, और बात पहुंच गई कहां तक, देश की जीडीपी तक, बात पहुंच गई रबी फसलों से निकलने वाली मांग पर। सर, सेमीकंडक्टर से जुड़ी एक और खबर यह है कि अमेरिका अपने यहाँ $240 अरब के निवेश के साथ उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रहा था और भारत इसका विरोध कर रहा है। भारत इसका विरोध क्यों कर रहा है? भारत इस मामले में एक दिलचस्प खींचतान दुनिया में शुरू हुई है। भारत और चीन लगभग इस मामले में एक पाले में खड़े दिखाई देते हैं। इसे समझना ज़रूरी है। अमेरिका में जब बाइडेन सत्ता में आए थे और व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद उन्होंने जिस पहले कानून पर फैसला किया था वो अमेरिका में सेमीकंडक्टर का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने का था, क्योंकि तब तक कोविड के कारण अमेरिका में आमतौर पर उद्योगों के कामकाज लगभग ठप हो चुके थे। अमेरिका की बड़ी निर्भरता है सेमीकंडक्टर के लिए ताइवान और चाइना पर, और उस निर्भरता को कम करने के लिए अमेरिका ने अपने एक बड़ा कानून बनाया जिसका नाम चिप्स एंड साइंटिफिक साइंस एक्ट था, जिसका साइंस एक्ट जिसमें कि $280 मिलियन के निवेश को $280 बिलियन के निवेश को प्रोत्साहित करने की बात कही गई थी। और यह कहा गया था कि चिप्स इन अमेरिका का एक नाम का एक अभियान चलाया जाएगा जिसमें कि अमेरिका में ही चिप्स बनाए जाएंगे। इसे लेकर भारत ने WTO में शिकायत की है। दिलचस्प देखना यह कि भारत और अमेरिका के बीच अभी ही चिप्स के क्षेत्र में सहमति के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए उसे 15-20 दिन से ज़्यादा नहीं बीते हैं, और इस बीच भारत ने WTO में इस कार्यक्रम के खिलाफ शिकायत कर दी है। उसका कहना है कि इस तरीके की पॉलिसी है जो दुनिया के अन्य क्षेत्रों में जहां भी प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सेमीकंडक्टर के उत्पादन की व्यवस्थाएं लगेंगी उसको डिस्करेज करते हैं। इसे भीतर से समझते हैं।
चिप्स से संबंधित कई महत्वपूर्ण तकनीकों का निर्यात अमेरिका दुनिया को करता है। चिप्स का तो आयात करता है, पर कई सारे उपकरण, कैपिटल गुड्स और तकनीकें अमेरिका से चिप निर्माता देशों को जाती हैं। आपको याद होगा पिछले साल जब अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते बेहद खराब हुए थे, तो अमेरिका ने कई सारी तकनीकों के निर्यात पर रोक लगा दी थी चीन के लिए, और जिसका चीन ने विरोध किया था। भारत ने भी लगभग वैसी ही बात कही है कि ये कानून एकाधिकारवादी है और इस कानून से दुनिया के अन्य देशों में चिप निर्माण की क्षमताएं बनाने में बाधा आएगी और इसे रोका जाना चाहिए। डब्ल्यूटीओ में इस बात की शिकायत की है भारत ने। डब्ल्यूटीओ में अमेरिका ने अपने जवाब में जवाब जो सामान्य जवाब है उस जवाब में ये कहा है कि नहीं, ये कानून अमेरिका की ज़रूरतों के हिसाब से और अमेरिकी कानून के नियमों के हिसाब से इसे बनाया गया। अभी देखना होगा कि भारत एक तरफ अमेरिका के साथ चिप निर्माण में सहयोग की सहमति पत्र पर दस्तखत कर रहा है और दूसरी तरफ डब्ल्यूटीओ में अमेरिका की सबसे बड़ी, हाल फिलहाल के दशकों में सबसे महत्वाकांक्षी डिजिटल इन्वेस्टमेंट या इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टमेंट योजना और कार्यक्रम को चुनौती दे रहा है और ये मान रहा है कि ये एक किस्म का प्रोटेक्टिव कार्यक्रम है। ये बहस किस सीमा तक जाती है ये देखना जरूरी होगा। इस बीच इस बात की भी चर्चा है कि भारतीय प्रधानमंत्री जून में अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। उससे पहले डब्ल्यूटीओ में अमेरिका और भारत के बीच बढ़ी खींचतान और ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हो जाती है कि इसका असर उस यात्रा में किस तरह से दिखाई देगा और भारत और अमेरिका के बीच उस यात्रा में क्या चर्चाएं होंगी। चलिए अब अमेरिका से चलिए सीधे मुंबई, और मुंबई में भी आरबीआई के ऑफिस। बीते हफ्ते आरबीआई के ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ जो बीते 7 सालों में नहीं हुआ। दरअसल हुआ ये कि 91 दिन के ट्रेजरी बिल की भी आई जितनी बोलियां थी उनको आरबीआई ने निरस्त कर दिया। 2016 में भी आरबीआई ने ट्रेजरी बिल के लिए जो बोलियां आई थी उन्हें रद्द किया था। सर क्या वजह है, ये बोलियां क्यों रद्द की गई? रिजर्व बैंक ट्रेजरी बिल्स को लेकर दुविधा में फंसा दिखता है। 91 के जो ट्रेजरी बिल होते हैं या सरकार की जो हुंडियां या प्रतिभूतियां होती हैं, इनको सबसे कम अवधि की प्रतिभूतियां माना जाता है। और ये बात सही है कि 2016 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब इन सबसे छोटी अवधि के सरकार के कर्ज कार्यक्रम के लिए जितनी भी बोलियां आई उन्हें रिजर्व बैंक को रिजेक्ट करना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि इन बोलियों के लिए इतनी अधिक संख्या में मांग आ गई थी जिससे बाजार में यह संकेत जा रहा था कि लंबे समय में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना है और इसलिए ज़्यादातर लोग शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए शॉर्ट टर्म जो इक्विपमेंट उपलब्ध है, इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध है बाजार में 91 डे का ट्रेजरी बिल, इसमें निवेश करना चाहते हैं। और इसमें ब्याज दरें भी करीब 7.15 से 7.20% के आसपास थी, मतलब 7% से ऊपर की दरें थी। आमतौर पर जब छोटी अवधि के डेट इंस्ट्रूमेंट की डिमांड बाजार में ज़्यादा बढ़ती है तो इस बात का संकेत माना जाता है कि लोग इस समय ज्यादा बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट खरीदना चाहते हैं क्योंकि आने वाले समय में ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने वाली। और इसलिए आरबीआई ने एक बड़ा डिसीजन लिया और सारी बोलियां कैंसिल करनी। करीब 91 डे के 16,000 करोड़ के ट्रेजरी बिल ऑक्शन किए थे, जो हम आंकड़ा देख रहे हैं जिसमें 9,000 करोड़ के ऑक्शन हुए थे 91 डे के, 16,000 करोड़ के 182 डे के और 14,000 करोड़ के 364 दिन के, यानी इन 3 अलग अलग समय क्रम में आरबीआई ने ऑक्शन किया था, जिसमें बाकी जो 182 दिन के सरकार के ट्रेजरी बिल थे और 14,000 और 364 दिन के ट्रेजरी बिल थे उन्हें तो जारी रखा गया है। लेकिन रिजर्व बैंक चाहता है कि बाजार में किसी तरह से ब्याज दरों में को बढ़ने की संभावना बनती ना दिखाई दे और इसलिए 91 डे पर की जो कट ऑफ फील्ड थी वो रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर से ऊपर निकल गई और इसलिए इनका ऑक्शन रद्द कर दिया गया। चलिए आरबीआई के दफ्तर से निकलिए और चलिए सेबी के दफ्तर में। इस दफ्तर से एक ऐसा आदेश हुआ जो सीधे आम निवेशकों पर असर डालेगा, उन निवेशकों पर असर डालेगा जो शेयर बाजार की ट्रेडिंग करते हैं। दरअसल हुआ यह कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शेयर ट्रेडिंग के लिए उसी तरीके के नियम लागू करने की मंजूरी दी है जैसे कि नियम आईपीओ बाजार में होते हैं। आईपीओ बाजार में जो नियम होता है उसको कहते हैं एस्बा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, यानी एएसबीए, एस्बा बोलते हैं इसको। इस व्यवस्था के जरिए क्या होगा कि शेयर ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर क्लाइंट के पैसे का तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब वो उसके खाते में कोई सौदा डालेंगे, यानी कि अगर वो कोई शेयर खरीदेंगे तभी उसके अकाउंट से पैसा ले पाएंगे, उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि पैसा क्लाइंट के खाते में ही पड़ा रहेगा। ऐसी ही व्यवस्था आईपीओ के समय भी होती है। आईपीओ अगर अलॉट होता है तभी आपके अकाउंट से पैसा जाता है। सर आम निवेशकों को क्या फायदा होगा इसका? इस फैसले की चर्चा पहले से ही थी। सेबी ने इसका संकेत भी दिया था और इसके बाद मामले में एक चर्चा पत्र भी जारी किया था। 3-4 बड़े फैसले आम निवेशकों को होंगे जो ब्रोकर्स के जरिए डील करते हैं, जो अपने शेयरों की खरीद फरोख्त ब्रोकर से पहले के जरिए करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण फायदा इससे ये होने वाला है कि जब आपका पैसा शेयरों की खरीद
के समय ही ट्रांसफर होगा, तो इसका मतलब आपके बैंक अकाउंट में जो फंड आपने ब्लॉक कर रखा उस पर आपको ब्याज मिलता रहेगा। आमतौर पर ऐसा होता था कि ये पैसा ब्रोकर के अकाउंट में पहुंच जाता था और ब्रोकर उस डील को करने तक उस ब्याज उस पर ब्रोकर को मिलता था, आपको नहीं मिलता था। तो इस प्रक्रिया से आप अपना जो ब्लॉक्ड फंड है उस ब्लॉक्ड फंड पर जब तक वो डील में नहीं कन्वर्ट होता, जब तक वो खरीद में नहीं जाता है, तब तक आप उसको उसका पर ब्याज का फायदा मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसके जरिए स्टॉक शेयरों की क्लियरिंग होती है, वो उसमें पूल अकाउंट्स और इंटरमीडियरी से पास हुए बिना सीधे सेटलमेंट किया जा सकेगा। और यहाँ पे भी ब्रोकर्स के अधिकारों को एक किस्म से सीमित किया गया, यानी आप सीधे जाकर आपकी डील सीधे पूल और इंटरमीडियरी अकाउंट को बाईपास करके सीधे सेटलमेंट में चली जाएगी, यानी आपके सौदे के सेटलमेंट में लंबा समय नहीं लगेगा। नहीं तो लंबे समय तक वो इंटरमीडियरी के अकाउंट में और ब्रोकर के अकाउंट में सेटलमेंट के लिए वो डील पड़ी रहती थी। इससे कम समय में सौदा खरीदना या बेचना, जो भी शेयर की खरीदना और बिकवाली करनी है, वो उसमें सुविधा मिलेगी। दूसरा ये कि जो ओनरशिप है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो सेबी ये जानना चाहता था कि जो ओनरशिप है उसके बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी मिल सकेगी कि शेयर का ओनर कौन है, जो डील का ओनरशिप क्या हुआ है, और इससे आइडेंटिफिकेशन में मदद मिलेगी। क्योंकि कई बार सेबी को ऐसा पता चलता रहा है कि ब्रोकर्स ने या ब्रोकरेज फर्म्स ने या इंटरमीडियरीज ने बाकी लोगों के नाम से शेयर खरीदे जबकि उसके वास्तविक ओनर वो नहीं है। तो ये 3 बड़े बदलाव इस फैसले के साथ होंगे जो सेबी के बोर्ड ने मंजूर किया है। पारदर्शिता आएगी, आपको ब्याज ज्यादा मिलेगा। तो अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके हितों को सुरक्षित करने के लिए, उनको बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी का यह फैसला काम आएगा। अब आज एक बड़ी नीति घोषित हुई, वो है विदेश व्यापार नीति 2023। आज इसको पेश किया गया सरकार की ओर से। नई विदेश व्यापार नीति का उद्देश्य वही निर्यात को बढ़ाना है। निर्यात को 2030 तक 2000 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। 1 अप्रैल से ये नीति लागू हो जाएगी। नई नीति में ई कॉमर्स के एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ई कॉमर्स के एक्सपोर्ट को 2030 तक 300 अरब डॉलर पहुंचाया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा कुरियर सेवाओं के जरिए एक्सपोर्ट के लिए मूल्य सीमा 5 लाख से प्रति खेप से बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति खेप कर दी गई है। ये भी कहा गया कि भाई रुपए की ताकत को बढ़ाएंगे, रुपए पर जो भरोसा है उसको बढ़ाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसको विदेश व्यापार के लिए स्थापित करा जाएगा। इस दिशा में भी काम होंगे। सर, नई नीति आई है, कुछ प्रोत्साहन भी आए हैं क्या? प्रोत्साहन नहीं है, प्रोत्साहन की संभावना भी नहीं थी। हमें याद होगा कि भारत में निर्यात प्रोत्साहनों की पूरी प्रक्रिया 2019 के बाद बदल चुकी है। WTO में जो भारत सरकार अपनी विदेश व्यापार नीति के जरिए प्रोत्साहन देती थी, उसको WTO में चुनौती दी गई थी और उनको नकार दिया गया था। और उसके बाद ही भारत में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI पॉलिसी लाई गई थी। तो अब सीधे प्रोत्साहन देने की प्रक्रिया खत्म हो रही है, क्योंकि एक मेगा स्कीम तैयार है जिस स्कीम के जरिए प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। बाकी इसमें जितने भी इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के प्रावधान हैं, उन्हें अगर आप अंग्रेजी में कहें तो इनेबलिंग नेचर के हैं, यानी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरीके की प्रोसीजरल और प्रोत्साहन परक व्यवस्थाएं हैं। पर सीधे प्रोत्साहन निर्यात का मतलब है कि टैक्स में रियायत दी जाए, कच्चे माल की कीमतों में रियायत दी जाए, आयात शुल्क में रियायत मिले, GST में रियायत मिले, या कोई बड़ा सीधा प्रोत्साहन मिले, ऐसी चीज़ें इस पॉलिसी में नहीं है। एक चीज़ इसमें यह भी है कि अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को निरंतर चलने वाली व्यवस्था माना जाएगा, यानी इसमें अपडेट्स आते रहेंगे, इसे बार बार जारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पॉलिसी को अगर आप मोटे तौर पर समझें, जो देखने की कोशिश करें, तो भारत की निर्यात नीति अब लगभग स्थिर होती दिखाई देती है। एक बड़ी स्कीम PLI के तौर पर उपलब्ध है, जिसके जरिए सीधे प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा सरकार तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की कोशिशों के जरिए कारोबार को सहज करना, जिसको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, उस तरह की कोशिशों के जरिए सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। थोड़ी सी कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से फोकस की गई हैं छोटे उद्योगों के लिए। इस पॉलिसी में छोटे उद्योगों के निर्यात को बढ़ाने के लिए, जैसे इसमें जो एडवांस ऑथराइजेशन और EPCG स्कीम है छोटे उद्योगों के लिए, शुभम, उसकी जो फीस है, उसकी जो एप्लीकेशन फीस है, उसमें कटौती की गई है। बिल्कुल। अगली खबर जो है वो है RBI के जो पूर्व डिप्टी गवर्नर थे विरल आचार्य, उनके बयान से निकली। दरअसल पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने कहा कि भारत में महंगाई के लिए देश की जो बड़ी कंपनियां हैं वो जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि देश की 5 बड़ी कंपनियों को छोटी छोटी कंपनियों में तोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि रिटेल और कम्युनिकेशन जैसे सेक्टर में दिग्गज कंपनियों के पास बहुत ज्यादा प्राइसिंग पावर है। प्राइसिंग पावर मतलब वो अपने हिसाब से कीमतों को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। वो इतनी बड़ी कंपनियां हैं कि अगर वो कोई रेट बढ़ाएंगे तो इसका असर पूरे बाजार पर पड़ेगा। जिन कंपनियों का उन्होंने जिक्र किया उसमें रिलायंस है, टाटा ग्रुप है,
आदित्य बिरला ग्रुप है, अदानी ग्रुप है और भारतीय एयरटेल है। सर, इस बयान के मायने अगर हम समझे तो विरल आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं दरअसल? शुभम, विरल आचार्य ने भारतीय अर्थव्यवस्था के उस सबसे महत्वपूर्ण, सबसे दर्द भरे मामले बिंदु पर उंगली रखी जिस पर हम लोग लगातार बात करते रहे। विरल आचार्य पहले आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे, अब न्यूयॉर्क के यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न स्कूल के प्रोफेसर हैं। उन्होंने नाम लेकर इन कंपनियों के बारे में जिक्र किया। इसे आप ये समझिए कि ये भारत की सबसे बड़ी मोनोपोलीज हैं या डुओपोलीज हैं जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कि इन कंपनियों को जब तक तोड़ा नहीं जाएगा, इन कांग्लोमरेट्स को अलग अलग हिस्सों में नहीं बांटा जाएगा, बाजार में पारदर्शिता तो खैर नहीं आए, बाजार में प्रतिस्पर्धा तो नहीं आएगी, कीमतों में कमी भी संभव नहीं होगी। एक पुराना आर्थिक सिद्धांत है जॉन रॉबिन्सन एक अर्थशास्त्री थी जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि जब बाजार में मोनोपोलीज आती हैं तो मोनोपोली और मोनोस्पोनी दोनों एक साथ आती हैं। मोनोपोली का मतलब या डुओपोली का मतलब कि एक या दो कंपनियां बाजार में कीमतें निर्धारित करती, वो तय करती हैं कि बाजार में कीमतें कैसी होंगी। और अब आप बाजार में टेलीकॉम में स्थिति परिस्थिति अपने सामने देख रहे हैं कि दो कंपनियां मिलकर पूरे बाजार में कीमतें तय करती हैं। जबकि एक दूसरा हिस्सा है मोनोस्पोनी का जो लेबर सप्लाईज को और सैलरीज को और वेतन को भी निर्धारित करती हैं। तो जिनके पास बाजार में उत्पाद बेचने की क्षमता है उन्हीं के पास नौकरियां देने की भी क्षमता है। और इस तरह से भारतीय बाजार में कुछ बड़े समूह एकाधिकार और डुओपोली के साथ कीमतें भी तय कर रहे हैं और लोगों को मिलने वाले वेतनों का स्तर भी तय कर रहे हैं। विरल आचार्य का बयान बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा है और इसे गहराई से समझे जाने की ज़रूरत है। इसलिए सबको समझाने की ज़रूरत और ज़्यादा है क्योंकि भारत की सरकार में कहीं ना कहीं भीतर बड़े पैमाने पर तो नहीं, खुलकर तो नेता राजनीति खुलकर एकाधिकारों डुओपोली के बारे में बात करने का साहस नहीं रखती, पर कहीं ना कहीं संसदीय समितियों के भीतर इस बात की चर्चा तो शुरू हो ही गई है शुभम कि एकाधिकारों पर बात होनी चाहिए, भले वो डिजिटल हिस्से में हो। और इसलिए भारत में पहली बार गूगल पर इतना बड़ा जुर्माना लगाया गया, गूगल को भारतीय बाजार में मोनोपोली को बढ़ावा देने के लिए कंपटीशन कमीशन से दंड भुगतना पड़ा है, कंपटीशन कमीशन से जुर्माना भुगतना पड़ा। तो विरल आचार्य के इस बाजार से फिर हमें समझना जरूरी है कि भारतीय बाजार में भारतीय मुक्त बाजार दरअसल पूरी तरह मुक्त नहीं है, बल्कि अब ये एकाधिकारवादी या डुओपोली बाजारों में बदल रहा है। जो बात विरल आचार्य जी ने कही है, यही बात लगभग 2 महीने पहले अंशुमान जी ने भी कही थी अपने इकोनॉमिकम में। आप इकोनॉमिकम देखिए, 2 महीने पहले का इकोनॉमिकम, जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी चिपका रहा हूं। और इसमें कहा था कि दुश्मन है ये कंपटीशन के दुश्मन। और उसका जो टाइटल था वो भी यही था कि बड़ी कंपनियों के वारे न्यारे और छोटी कंपनियां गम के मारे। तो क्या थी, क्यों ये कंपटीशन के दुश्मन है, वही बात जो लगभग विरल आचार्य ने कही है, उसी तर्ज पर ये बात कही गई थी। आप इस पूरे एपिसोड को देख सकते हैं और गहराई से और बारीकी से इस पूरी बात को समझ सकते हैं। अब आगे बढ़िए, दूसरी खबर बड़ी चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि ये खबर जुड़ी है एलन मस्क से, ये खबर जुड़ी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। दरअसल एलन मस्क के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट और इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव ने पत्र लिखकर ओपन एआई के नए GPT-4 AI पर रोक लगाने की मांग करी है। आप सोचिए कि जो व्यवस्था अभी आ रही है, जिसको अभी माइक्रोसॉफ्ट लेकर आया है, उसको रोकने की बात कही जा रही है। और उसके पीछे तर्क ये दिए जा रहे हैं कि ये सोसाइटी के लिए, मानवता के लिए खतरा है। पर मानवता के लिए टेक्नोलॉजी खतरा क्यों बताई जा रही है? बड़ा दिलचस्प है ये चिट्ठी उन लोगों की, और खासतौर से इसमें एलन मस्क जैसे लोगों की चिट्ठी जिसमें कई सारे बड़े एप्पल के को फाउंडर भी हैं इसमें और भी रिसर्चर्स हैं। वो लोग जो तकनीकों को सबसे आगे ले जाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के पुरोधा रहे थे, चैंपियन रहे थे, अचानक उन्होंने चिट्ठी लिखकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगली जनरेशन आ रही हैं उन्हें मानवता के लिए, सूचना के लिए, बाकी के लिए खतरा बताया। और इसके बाद वो बड़ी और नई बहस शुरू हो रही है इसे लेकर कि जो इसके आविष्कार के में सबसे आगे रहते हैं वही मान रहे हैं कि चुनौतीपूर्ण है। लंबी चिट्ठी है। इस चिट्ठी में जो GPT-4 है उसको मूलतः फोकस किया गया है कि जो बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है और जिसमें बहुत सारे ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसे काम किए जा सकेंगे जिनका असर बड़े पैमाने पर होगा। इस लेटर में, ये लेटर फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट की तरफ से आया है जिसमें बाकी लोगों ने दस्तखत किए हैं। इसमें 3 बड़ी चिंताएं जाहिर की गई, उसमें 2 बड़ी चिंताएं स्पष्ट रूप से। एक तो ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और GPT-4 जैसे माध्यमों के जरिए इस लेटर में जिन लोगों ने दस्तखत किए उनका मानना है कि इससे बहुत सारी ऐसी सूचनाएं एकत्र की जा सकती है, क्रिएट की जा सकती हैं, जिससे सूचनाओं का पूरा तंत्र तहस नहस हो जाएगा
और ज़बरदस्त ढंग से फेक न्यूज़ या गलत सूचनाओं का प्रसार किया जा सकेगा। उनका इशारा इस बात पर था कि जो सूचनाओं के प्रसार के पूरे माध्यम या चैनल्स हैं, जिन चैनल्स के जरिए ये सूचनाएं जाती हैं, चाहे वो सोशल नेटवर्क्स हों या वो मास मीडिया हो या वो टीवी नेटवर्क्स हो, वो इन सूचनाओं की फैक्ट को सर्च करने का, इनकी वास्तविकता को नापने की क्षमता ही नहीं रखते हैं। और ये एक दूसरे किस्म का सूचना विस्फोट होगा जिसमें तय करना मुश्किल हो जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि ऐसी सूचनाओं के लिए आपको ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत है, जांचने के लिए, उससे पहले सामने लाने के लिए। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे दुखती रखी बात, संयोग से हम इस पर भी बात कर चुके हैं इससे पहले AI के कारण, जो सबसे बड़ी बात इलॉन मस्क और बाकी लोगों ने भी कही है कि ये जो ऑटोमेशन का दौर आ रहा है ये नौकरियां ख़त्म कर देगा, क्योंकि ये जो जॉब्स का ऑटोमेशन होने वाला है इसमें सबसे बड़ा हिस्सा रोजगारों पर पड़ेगा। आपको याद होगा कि पिछले 1 साल के अंदर जिस दिन से 2021 के अंत में GPT की दिसंबर में GPT का पहला संस्करण आया था, और उसके बाद से आपको पूरे IT इंडस्ट्री में जितने नौकरियों की ज़बरदस्त छंटनी दिखाई दे रही, और ये माना जा रहा है कि सारी नौकरियों की छंटनी GPT के या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगवानी में की जा रही है, क्योंकि जो लोग हटाए जा रहे हैं उनकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनका काम करेगी। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसी कंपनियों के लोगों से, अधिकारियों से बात करता हूं, जिनसे जानने की कोशिश करता हूं, और उन्हें अब उनके क्लाइंट या उनके अधिकार भी उनसे ये कह रहे हैं कि आप ऐसी प्रोसेसेस अप्लाई करिए जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज की कम ज़रूरत हो और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम कर सकें। और यहाँ से एक बड़ी और नई बहस शुरू होती है। हम लोग इस पर भी चर्चा कर चुके हैं संयोग से इकोनॉमिक हब में, नौकरियों का क्या होगा यार, और वो बहस अब मुख्य धारा के केंद्र में आ गई है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस एपिसोड का अंशुमान जी ने जिक्र किया। ये दोनों ही इकोनॉमिकम आप बिल्कुल तत्काल देख लीजिए। शनिवार इतवार है, इतवार को जब तक अगला इकोनॉमिकम आए ये दोनों आप देखकर फारिग हो जाइए। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, क्योंकि इस बार एक बार फिर से ये ट्रेंड कर रहे हैं चर्चा में। अगली खबर है नेस्ले से जुड़ी। स्विस की मल्टीनेशनल कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी नेस्ले, भारत की फूड कंपनी कैपिटल फूड को खरीद सकती है। जिन 5 कंपनियों ने बोली लगाई थी इसे खरीदने के लिए, उसमें नेस्ले शामिल था, और ये डील करीब $1 अरब की होगी, ऐसा माना जा रहा है। सर, ये डील इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? कैपिटल फूड्स भारत की बड़ी कंपनियों में से है, और ये चीन का जो एक फेमस नूडल ब्रांड है चाइना सीक्रेट का, जिसे बनाती है। नेस्ले ने लंबे समय के बाद भारत के खाद्य बाजार में सक्रियता बढ़ाने की तैयारी की है। करीब $1 बिलियन की ये डील होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, और इसके बाद शायद भारतीय बाजार में फूड मार्केट में एक बड़ा डिस्रप्शन आएगा, क्योंकि नेस्ले सबसे प्रमुख और ताकतवर कंपनी के तौर पर बनकर उभरेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं सबसे बड़ी खबरों का, क्योंकि खबर एक नहीं 2 है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर की। पहली बड़ी खबर है आज अदानी समूह से जुड़ी। अदानी समूह से जुड़ी दरअसल 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बड़ी खबरें हैं। एक खबर तो वही पुरानों की कर्ज उतारने की कोशिशें चल रही हैं, और कर्ज उतारने के लिए कंपनी अब बात कर रही है प्राइवेट प्लेसमेंट की, अपने कर्ज की। वो तमाम ऐसी कंपनियों से, ब्लैक रॉक से, आदि ग्रुप से बात कर रही है, और वो ये चाहती है कि किसी तरीके से फंड जुटे, और अमेरिका की पिमको और ब्लैक रॉक दोनों के निवेशकों से वो बात कर रही है, मुलाकात कर रही है, और ये चाह रही है कि किसी तरह कुछ पैसा मिल जाए या ये जो डेट है इसकी प्लेसमेंट हो जाए। इसके लिए अदानी समूह रोड शो भी कर रहा है अमेरिका में। सर, प्राइवेट प्लेसमेंट की कोशिशें अब क्यों हो रही हैं? अडानी समूह ने 2 तरह से प्राइवेट प्लेसमेंट की कोशिशें शुरू की थी। हमें याद होगा, पहले एक प्राइवेट प्लेसमेंट की कोशिश शेयरों के जरिए की थी, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। और जब शेयरों की कीमत गिरना शुरू हुई है और लगातार गिर रही है, तो वो निवेशक, जैसा हमने पिछली बार संभावना भी जाहिर की थी कि वो निवेशक अब नए सिरे से इक्विटी खरीदने नहीं आएंगे जब इक्विटी की वैल्यूएशन लगातार गिर रहे हैं। तो अब अगली बड़ी मुहिम शुरू हुई है, जहाँ पर बॉन्ड्स का प्राइवेट प्लेसमेंट किया जाए। यह भी एक प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट है, जिसमें कुछ बड़े निवेशक लंबे समय के लिए कर्ज देते हैं, यानी किसी कंपनी के, जैसे कि अडानी समूह उदाहरण के लिए लें, इसके बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। माना जा रहा है कि अडानी समूह के अधिकारियों ने 3-4 बड़े निवेशकों से, जिसमें एक ब्लैक रॉक है, ब्लैकस्टोन है और पिमोको है, इनसे बात करना शुरू की है कि इन्हें बॉन्ड दिए जा सके और बॉन्ड के बदले कर्ज लिया जा सके।
कोशिश की जा रही है कि करीब करीब 2 किश्तों में $1 बिलियन का कर्ज यहाँ से उठाया जा सके। और यहाँ से आप ये महसूस कर सकते हैं कि दबाव कितना गहरा और कितना बड़ा है कंपनी के ऊपर। फिलहाल 2024 की डेडलाइन जैसे जैसे करीब आ रही है और इस साल भी कई सारी देनदारियाँ आनी हैं, अडानी समूह के लिए चुनौती बढ़ रही है कर्ज को चुकाने के लिए। ये मुहिम कितनी सफल होती है ये इसे देखना होगा, क्योंकि आप पिछले 2-3 महीने से अडानी समूह एक तरफ नया कर्ज लेने की कोशिश कर रहा है शुभम, और दूसरी तरफ मौजूदा जो बॉन्ड होल्डर्स हैं जिन्होंने बॉन्ड खरीद रखा है उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें समझाने की और उन्हें तसल्ली देने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, कंपनी में सब कुछ ठीक ठाक है और वो सर्विसिंग नए सिरे से कर पाएगा। अगर आप बाजार के भीतर पहुंचकर थोड़ा इन दोनों आहटों को एक साथ सुने तो ये जबरदस्त कंफ्यूजन जैसी स्थिति निवेशकों के लिए। एक तरफ कंपनी अपने मौजूदा कर्ज को कम करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ वो नया कर्ज लेने की कोशिश भी कर रही है, और इस दुविधा के बीच बाजार में निवेशक, स्टॉक मार्केट में निवेशक एक किस्म से झूले में झूल रहे हैं, जिसमें कभी बाजार में स्टॉक एक तरफ जाता है और कभी दूसरी तरफ जाता है। सर, एक और चीज की कोशिश हो रही है, दो का आपने जिक्र किया कि एक तरफ तो कर्ज उतारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ लिए जा रहे हैं, और तीसरी तरफ ये कोशिश भी हो रही है कि जो कारोबार चल रहे हैं इनमें कमाई बढ़ाई जाए। आज ये खबर भी आई कि अडानी ग्रुप अपनी कंपनियों में कमाई बढ़ाने का लक्ष्य रख रही है, उसको बढ़ा रही है। कमाई अगले 3 से 4 वर्षों में बढ़ाई जाए, उसको 20% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ बढ़ाया जाए, और जिससे $23 अरब का कर्ज लौटाने में मदद मिले। आपको क्या लगता है ये लक्ष्य कितना संभव है? और जो दूसरी बात आई, जो दूसरी खबर आई, वो ये आई कि कंपनी अपने कुछ ही बिजनेस पे फोकस करेगी। तो वो कौन से बिजनेस होंगे जिन पर अब कंपनी फोकस करेगी? यहाँ भी शुभम 2 बड़े दिलचस्प अंतर्विरोध हैं। दूसरी खबर है कहती है कि अडानी समूह अपने कारोबार को सीमित करना चाहता है, वो केवल बिजली और बंदरगाहों तक रखना चाहता है, जबकि उसके कारोबार का एम्पायर काफ़ी बड़ा था। तो यानी एक तो चीज़ है कि जब ज़्यादा कारोबार नहीं होंगे तो रेवेन्यू और राजस्व की और ग्रुप की कमाई की संभावनाएं सीमित होंगी। इन दो कारोबारों से ही उस पर अगर सब कुछ फोकस रहा तो इससे अधिकतम कितना रेवेन्यू, कितना राजस्व अर्जित किया जा सकेगा, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी बात यह है कि अडानी समूह को कम से कम अक्रॉस द बिजनेसेस, सारे बिजनेसेस में, मतलब पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट, एडिबल ऑयल, कमोडिटीज़, एनर्जी, सीमेंट और भी जो तमाम बिजनेस हैं उनमें जो $23 बिलियन का कर्ज है उसे चुकाने के लिए 20% के आसपास अर्निंग ग्रोथ लेनी होगी। यहाँ भी बड़ी पेचीदा परिस्थिति है। अधिकांश क्षेत्र जिन उद्योगों में अडानी समूह ने निवेश कर रखा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनमें खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े क्षेत्र हैं, पोर्ट या पावर, उनमें रिटर्न 3 से 4 से 5% से ज़्यादा कैपिटल पर रिटर्न नहीं है, 5 से 6% से ज़्यादा रिटर्न नहीं है। अब एक तरफ कंपनी अपनी परियोजनाओं को सीमित कर रही है, परियोजनाओं से हाथ खींच रही है, और दूसरी तरफ वो अपनी मुनाफा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और इसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं शुभम जो सीधे तौर पर सरकार के रेगुलेशन से गवर्न होते हैं। बिजली की दरें रेगुलेशन से गवर्न होती, एयरपोर्ट की सर्विसेज रेगुलेशन से गवर्न होती, फूड के प्राइसेस में अगर जहाँ पर अडानी का बड़ा बिजनेस है एडिबल ऑयल में, वहाँ भी सरकार कीमतें कम रखने के लिए तमाम तरह से इंटरवीन करती है। तो इस किस्म का मुनाफा लाने के लिए, इस किस्म की मुनाफा ग्रोथ के लिए कंपनी कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजी पर काम करेगी स्पष्ट नहीं है। या तो खर्चों में बड़े पैमाने पर कटौती की जाएगी, नहीं तो, और वो भी उस परिस्थिति में लक्ष्य रखा जा रहा है जब भारतीय अर्थव्यवस्था 3 साल की न्यूनतम आर्थिक विकास दर की तरफ जा रही है, 6% और उससे नीचे की आर्थिक विकास दर रहने वाली। ये भी ग्रुप के भीतर बढ़ते असमंजस और दबाव का संकेत है। एक खबर सर और आई, वो ये कि सीमेंट कारोबार में कर्मचारियों के तबादले किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कर्मचारी अब निकल के दूसरी जगह नौकरियां ढूंढ रहे हैं। इससे अडानी समूह की कंपनियों पर क्या असर होगा? अडानी समूह, इस तरीके की चर्चाएं हैं कि अडानी समूह ने अपने जो सीमेंट कारोबार है, अंबुजा और एसीसी के इसके कारोबार का जो मुख्यालय और इसके सारे कामकाज को मुंबई से हटाकर अहमदाबाद शिफ्ट किया है, क्योंकि जो कंपनी के प्रमुख अधिकारी हैं जो सीमेंट कारोबार को अब संभाल रहे हैं अधिग्रहण के बाद, होलसिम से टेक ओवर के बाद, वो अहमदाबाद में बैठते हैं। और इसके बाद इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत सारे कर्मचारी जो बॉम्बे से अहमदाबाद नहीं शिफ्ट हो सकते हैं या उनके परिवार शिफ्ट नहीं हो सकते, वो कंपनी छोड़ने की कोशिश में है या उससे बाहर निकलना चाहते हैं। ये भी एक बड़ा सेटअप है, बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग है जो समूह के भीतर हो रही है। और अडानी समूह धीरे धीरे अहमदाबाद को ही अपने कारोबार का केंद्र बनाएगा, क्योंकि सारी गतिविधियां वहीं से संचालित होती हैं। चलिए, अब दूसरी बड़ी खबर, एक खबर हो गई अडानी की, दूसरी बड़ी खबर है महंगाई से जुड़ी। महंगाई के मोर्चे पर आज कुछ खबरें खट्टी हैं, कुछ खबरें मीठी हैं। शुरुआत करते हैं मीठी खबर के साथ, मीठा अच्छा होता है इसलिए। तो देश की सबसे बड़ी दिग्गज एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने कुछ प्रोडक्ट के दाम घटाए हैं, और कुछ प्रोडक्ट पे क्या किया है कि ग्रामेज बढ़ा दिया। ग्रामेज बढ़ा दिया मतलब कि कीमत नहीं बढ़ाई, लेकिन उसी कीमत में आपको ज्यादा सामान मिलने लगेगा। अब जैसे एग्जांपल लीजिए तो 1 लीटर का लिक्विड सर्फ एक्सेल आपको अब 199 रुपए में मिलेगा, जो पहले 220 रुपए में मिलता था। इसी तरह अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल आपको दूं तो 10 रुपए में मिलने वाला सामान जो पहले 120 ग्राम मिलता था, वो अब
40 ग्राम हो जाएगा। विम बार लिक्विड सोप की ये बात हो रही है। सर, ऐसा कंपनियां क्यों कर रही हैं, पहले तो इसी पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। लंबे समय के बाद हमें एफएमसीजी उत्पादों की कीमतों में कमी दिखाई दे रही, पर से कमी माने या ना माने ये आपके ऊपर है, क्योंकि पिछले 2 साल में भारत में एफएमसीजी कंपनियों ने जो किस्म किस्म के उपभोक्ता उत्पाद बनाती हैं, उन्होंने पिछले 2 साल में अपनी उत्पादों की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी की थी। खासतौर से HUL को देखें, HUL ने लगातार पिछले 2 साल में अपने साबुन के, अपने डिटर्जेंट के और अपने बाकी उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की थी, और इसी तरह से बाकी कंपनियों ने भी की थी। 2 बड़ी वजह दिखाई दे रही। एक कांतार की स्टडी भी आई है जो कई जगह रिपोर्ट हुई, उसमें यह बताया गया कि भारत में जो सस्ते सामान है या जिनका वॉल्यूम बड़ा है उनकी बिक्री में कमी आ रही है और प्रीमियम उत्पादों की बिक्री ज़्यादा बढ़ रही है। इसलिए कंपनियों को कोशिश करनी पड़ रही है कि जहां से बड़ी वॉल्यूम ग्रोथ आती है, क्योंकि HUL, नेस्ले, डाबर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी बड़ी कंपनियां हैं, इन्हें भारतीय बाजार में जो ग्रामीण और अर्ध शहरी बाजार है वहीं से अधिकतम राजस्व मिलता है, अधिकतम सामान वहीं से बिकता है, और इसलिए इन्हें बड़ी ग्रोथ चाहिए। और इसलिए वो जब ग्रोथ हाथ से निकल रही है तो कंपनियों को मजबूरी में अपने कीमतों में कमी करनी पड़ रही है या ग्रामेज बढ़ाना पड़ रहा है। जैसे कि रिन में सर्फ में जो प्रमुख उत्पाद हैं उनमें तो ग्रामेज बढ़ा है या उनमें उनका भार बढ़ा है या उनकी कीमतों में कमी की गई है, और वो इस फिसलते बाजार को रोकने की कोशिश की जा रही है। इसका असर हमें आने वाले समय में कुछ और कंपनियों पर भी दिखाई देगा, क्योंकि HUL बाजार की लीडर कंपनी है और डिटर्जेंट कैटेगरी में कीमतों में ये जो फेरबदल हुआ है, इसके बाद जो अन्य प्रतिस्पर्धी कंपनियां हैं बाजार की वो भी अपने यहाँ कीमतों में इसी तरह से बदलाव करेंगी, और इसका असर हमें डिमांड के तौर पर समझ में आएगा कि नहीं, ये पहले क्वार्टर के नतीजों में समझ में आएगा कि कंपनी हिंदुस्तान लीवर के नतीजों पर ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान लीवर ने कीमतों में कटौती के बाद नुकसान तो नहीं उठाया, क्या इससे बिक्री में बढ़ोतरी हुई या कि नहीं। चलिए, बहुत मुंह मीठा हो गया होगा आपका। आप सुनिए खट्टी खबर जो है महंगाई से जुड़ी। तो जो खट्टी खबर है वो है टोल नाकों से जुड़ी। सरकार हर साल नए वित्त वर्ष में टोल नाकों की कीमतें बढ़ाती है। टोल नाकों पे जब आप क्रॉस करते हैं तो आपको जो टोल देना पड़ता है उसकी कीमतें बढ़ती हैं। ये दरें इस बार 10% तक बढ़ने का अनुमान था। अब अंशुमान जी से समझते हैं कि सर क्या कुछ बड़ी कीमतें, कहां कितनी कीमतों में बढ़ोतरी का अनुमान है और इसकी नौबत क्यों आई? टोल दरों में बढ़ोतरी है। किस में से टोल में आपने मांगे तो महंगाई की नई लहर आ गई है भारत की टोल रोड के ऊपर। क्रॉस द बोर्ड पूरे देश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, चारों तरफ टोल दरों में तेज बढ़ोतरी शुरू हो गई है, जो कल से लागू हो जाएगी। कुछ जगह आज से हो गई है। औसत ये बढ़ोतरी 10% के यानी 10% टोल बढ़ा है। अगर आप सड़क से यात्रा करते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा देने के लिए, 10% ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि टोल ऑपरेटर्स को ने जितने भी टोल ऑपरेटर्स हैं ज़्यादातर टोल या तो NHAI चला रहा है या प्राइवेट टोल ऑपरेटर्स के पास हैं। टोल ऑपरेटर्स ने अपने रेवेन्यू में 18% की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा है अगले साल, और उसे पूरा करने के लिए आपकी जेब ढीली होगी और आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। कुछ रूट्स पर तो ये बढ़ोतरी, जैसे कि जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है, जो कि भारत का सबसे व्यस्ततम एक्सप्रेसवे माना जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ पर टोल चार्जेस 1 अप्रैल से 18% बढ़ रहे हैं। 18% की बढ़ोतरी हो रही है, जबकि दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे पर 10% के आसपास की बढ़ोतरी हो रही है। गुजरात के भी कई इलाकों में टोल की दरों में बढ़ोतरी हुई है। दक्षिण भारत में भी प्रमुख एक्सप्रेसवे और पे टोल की कीमतें बढ़ रही हैं। करीब 49 टोल रोड्स हैं पूरे भारत के 14 राज्यों में, जहां पर पिछले साल भी 10% के आसपास की, 10.5% के आसपास की बढ़ोतरी देखी थी। और बाजार में जो निवेशक हैं उनका मानना था कि इस साल की बढ़ोतरी थोड़ी कम रहने की संभावना है, क्योंकि पिछले साल कंपनियों को काफ़ी नुकसान हुआ था। ट्रैफिक 2 साल बंद रहे थे, लोग चले नहीं थे, तो इस साल बढ़ोतरी 5% के आसपास रहेगी, पर उससे बिल्कुल उल्टा बढ़ोतरी दरअसल 10% से ऊपर निकल गई है। तो पहली तो ये वजह। दूसरी वजह ये कि NHAI गहरे दबाव में है, मुश्किल में है। NHAI की समस्याएं 2 साल से गहराती जा रही हैं। अगर आप मनी सेंट्रल के नियमित दर्शक हैं तो आपको पता होगा कि हम बार बार आपको बताते रहे हैं कि NHAI अपनी सड़कें बनाने के लक्ष्य से पिछड़ रहा है, उसके पास फंड्स नहीं हैं, उसे अपनी मौजूदा रोड्स को बेचने के लिए, मोनेटाइज करने के लिए आगे आना पड़ रहा है, और उसे बाजार से कर्ज उठाने से भी रोक दिया गया था पिछले साल के बजट में। इस साल के बजट में भी उस परिस्थिति में बदलाव नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में NHAI को अपनी राजस्व की स्थिति सुधारने के लिए और जो सर पर लदा हुआ भारी कर्ज है उसे चुकाने के लिए टोल की दरें बढ़ाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो भारत का एक बड़ा हिस्सा जो प्राइवेट टोल ऑपरेटर से अलग है, जिसे NHAI ऑपरेट करती है, वहाँ भी टोल दरों में बढ़ोतरी हो रही है। ये माना जा रहा है कि इस साल अगर सब कुछ परिस्थितियाँ ठीक रहीं तो भारत में सड़कों पर ट्रैफिक की ग्रोथ रेट इस वित्त वर्ष में, 2024 के वित्त वर्ष में, 4 से
6% के आसपास रहेगी, लेकिन ये जो पिछले 4 साल की विकास दर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगी। तो इसलिए अब तैयार हो जाइए पेट्रोल डीजल की महंगाई के साथ सड़क पर गाड़ी चलाते समय टोल की महंगाई के लिए भी। तो सोचिए, जैसा अंशुमान जी ने बताया कि कुछ कुछ टोल तो ऐसे हैं जो 18% तक बढ़े। अब एक हाथ में आप रखिए ये 18% बढ़ोतरी का आंकड़ा और दूसरे हाथ में रखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन का वो आंकड़ा जिस पर ब्याज दरें बढ़ाने और घटाने की बातचीत चलती है, जो 6% के आसपास है। देश में जब औसत महंगाई, उपभोक्ता महंगाई जैसे बोलते हैं, जैसे सीधे उपभोक्ता झेलता है, जब उसे 6% रखा जा रहा है या 6.5% माना जा रहा है, तब देश में टोल जिसे भी सीधे उपभोक्ता झेलता है वो 18% बढ़ रही है और औसत बढ़ोतरी भी 10% है, यानी कि डबल डिजिट में है। एक और महंगाई जो आपको इस साल और परेशान करेगी वो है दूध की महंगाई। दरअसल ये हम लगातार आपको बता रहे हैं कि चारे की सीमित सप्लाई की वजह से दूध के उत्पादन की लागत बढ़ गई है, जिसकी वजह से दूध भी इस साल पूरे साल महंगा रह सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं मनी सेंट्रल झटपट का। अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक के फेल होने का भारतीय स्टार्टअप पर क्या असर होगा, इसे जानने के लिए संसदीय समिति रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से जानकारी ले सकती है। सोमवार को वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के अधिकारियों को संसदीय समिति के सामने पेश होने के लिए बोला जा सकता है। अगली खबर यह है कि दुनिया में जो कच्चे तेल का बेंचमार्क इंडेक्स है, बेंचमार्क भाव है, उसका तरीका बदल सकता है। जल्दी अमेरिकी क्रूड, जिसे WTI क्रूड कहा जाता है, वैश्विक बाजार में बेंचमार्क भाव हो सकता है। ब्रेंट क्रूड धीरे धीरे बाजार के सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला ऑयल के तौर पर कम हो रहा है, जिस वजह से बदलाव संभव है, इसलिए इसकी उम्मीद जताई जा रही है। अभी ब्रेंट क्रूड को बेंचमार्क भाव माना जाता है। एक और बड़ी खबर वो ये कि देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज इकाई यानी जियो फाइनेंशियल को अलग करने जा रही है और इसके लिए 2 मई को रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर होल्डर्स की बैठक होनी है। ब्रोकरेज कंपनी मैक्वेरी की रिपोर्ट बताती है कि जियो फाइनेंशियल की सर्विसेज की जो वैल्यूएशन है वो 1.5 लाख करोड़ के आसपास आंकी जा सकती है। सर, कोई टिप्पणी आपकी इन झटपट खबरों पर? ये महत्वपूर्ण बदलाव देखने वाला है। ब्रेंट के पैमाने में बड़ा बदलाव, हालांकि थोड़ा सा जटिल और कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि जिस ब्रेंट के पैमाने में बदलाव हो रहा है उसे डेटेड ब्रेंट कहते हैं। दुनिया में ब्रेंट जो है एक किस्म का कॉम्प्लेक्स है जिसमें कई सारे क्रूड्स की कीमतों को एक साथ मिलाकर क्रूड की कीमत तय की जाती है। डेटेड ब्रेंट वो पैमाना है जिसमें फिजिकल डिलीवरी के लिए आने वाले कच्चे तेल को शामिल किया जाता है और इसे S&P चलाता है, जिसका नाम जो तेल बाजार को समझते हैं उन्होंने ये शब्द सुना होगा, जिसको प्लैट्स कहा जाता है। दिलचस्प रूप से बेहद दिलचस्प काम ये हो रहा है कि ये जो यूरोप का प्रमुख बेंचमार्क है इसमें अमेरिका का तेल आकर शामिल होगा और अमेरिका से आने वाला तेल, फिजिकली डिलीवर होने वाला तेल जो अमेरिका के तटों से चलेगा और यूरोप में डिलीवर किया जाएगा, उसको आने की लागत मिलाकर इस पैमाने को तय किया जाएगा। आपको ध्यान को पता होगा शायद कि जो ब्रेंट का पूरा पैमाना है, कॉम्प्लेक्स है, उसमें डेटेड ब्रेंट यानी ये पैमाना उसका हिस्सा होता है और जो ब्रेंट फ्यूचर्स होता है उसमें फिजिकली जो डिलीवर होने वाला तेल है उसकी भी कीमतें शामिल की जाने वाली हैं। लंबे समय के बाद दुनिया के तेल पैमाने में बदलाव हो रहा है और तेल के यूरोप और एशिया का जो मुख्य बेंचमार्क है उसमें अमेरिका के तेल का प्रवेश होने वाला है। चलिए, झटपट हो गया, मनी सेंट्रल हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 2 खबरों की बात कही थी कि आज के शो में आपको 2 बातें बताएंगे। चलिए पहली बात बताते हैं जिसका मैंने टीजर दिया था कि 1 अप्रैल नए वित्त वर्ष से क्या क्या बदलने वाला है। तो भाई जो बजट आता है, जो फरवरी में बजट आता है, वो लागू होता है 1 अप्रैल से। तो कल 1 अप्रैल है और कल से आपको इनकम टैक्स में जो राहत मिली थी, सरकार ने 7 लाख कुछ हजार तक की जो राहत दी है, वहां तक की आपकी इनकम जो कल से शुरू होने वाला साल है इसमें फ्री हो जाएगी। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर कोई नागरिक सालाना 5 लाख रुपए से ज्यादा का जीवन बीमा प्रीमियम देता है तो उस पर टैक्स लगेगा, वो टैक्स के दायरे में आ जाएगा। उसे अप्रैल से टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। साथ में पॉलिसी मैच्योर होने पर टैक्स लाभ नहीं मिलेगा। जनरली जब पॉलिसी मैच्योर होती थी तो टैक्स का जो लाभ मिलता था वो भी उससे छीन लिया जाएगा, वो उस पर नहीं रहेगा। एक और बड़ा बदलाव होगा, वो क्या होगा? वो ये होगा कि कोई निवेशक अपने फिजिकल गोल्ड को अगर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में बदलेगा तो 1 अप्रैल से उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। यह आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है कि अगर आपके घर में कोई सोना रखा है, उसे आप बदलकर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड कराना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। एक और बदलाव जो आपको याद दिला दें, बजट के समय हमने आपको बताया था, फिर से याद दिला दें, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स की सीमा बढ़ रही है। 15 लाख रुपए थी, अब इसकी सीमा को बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है।
अगर आपके परिवार में कोई इस साल रिटायर हो रहा है, अगर आप इस साल रिटायर हो रहे हैं, तो सीधी सी बात यह है कि आप अपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अकाउंट में 15 लाख नहीं बल्कि 30 लाख रुपए रख सकते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी एनकेश कराने पर मिलने वाली टैक्स छूट 1 अप्रैल से बढ़ने वाली है। पहले सिर्फ 3 लाख तक की लीव एनकेशमेंट पर टैक्स मिलता था, अब 25 लाख तक ये लाभ मिलेगा। तो ये बहुत सारी बातें जो कल से बदल जाएंगी। ध्यान रखिए, अगर आप इनमें से किसी के भी दायरे में आते हैं तो कल से इस चीज का ध्यान रखिए। अपनी जो भी टैक्स प्लानिंग है, निवेश की प्लानिंग है, इस हिसाब से ही कीजिए। लीजिए सर, सब कुछ हो गया। अब अगली मुलाकात आपसे होगी मनी सेंट्रल की सोमवार को, लेकिन उससे पहले मैं आऊंगा रविवार को इकोनॉमिकम लेके। लेकिन उससे भी जरूरी एक बात जो आपसे दूसरी खबर कही थी, वो ये कि आपसे आईपीएल शुरू हो रहा है। तो आप कहेंगे इसमें क्या खास है, आईपीएल तो हमको पता था, और आईपीएल की बात मनी सेंट्रल में क्यों हो रही है ये आपको बताएंगे अंशुमान जी, क्योंकि इस बार का आईपीएल बेहद 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 खास है। सर क्यों खास है आईपीएल इस बार? जो लोग मनी सेंट्रल को, मनी 9 को करीब से फॉलो कर रहे हैं उनको पता चल गया होगा, नहीं तो मैं बताना चाहते हैं कि मनी 9 ने आईपीएल की एक प्रमुख टीम केकेआर के साथ एसोसिएशन किया है, और केकेआर के प्रमुख जो स्पॉन्सर्स हैं उनमें मनी 9 भी शामिल होगा। तो क्रिकेट का आनंद लीजिए। क्रिकेट भारत की धड़कन है, सांस है, पर अपने पैसे के खेल का भी ध्यान रखिए, क्योंकि पैसा खेल नहीं है। केकेआर की टीम के साथ मनी 9 बार बार आपको तमाम अपडेट्स लेकर आता रहेगा, जो अपडेट्स आपको क्रिकेट के से भी जुड़े होंगे और पैसे से भी। बिल्कुल, तो केकेआर टीम के साथ मनी 9 के लोगो आपको दिखेंगे, मनी 9 की स्पॉन्सरशिप आपको दिखेगी। लेकिन अंशुमान जी ने जो दूसरी बात कही वो बहुत जरूरी है, वो ये कि पैसा खेल नहीं है, पैसा बहुत सीरियस चीज है, और हमेशा आपको ये सीरियस बातें मनी सेंटर और मनी 9 के तमाम अलग अलग शो में मिलेगी। सर अब चलते चलते ये और बता दीजिए कि रविवार को इकोनॉमिकम में क्या सुनने को मिलेगा? इस बार के इकोनॉमिकम में को जब तक आप सुनेंगे तब तक अमेरिका से कुछ बड़ी सुर्खियां बनती दिखाई देंगी, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। उन्हें लेकर कई सारी बड़ी चर्चाएं हैं, डोनाल्ड ट्रंप को के कुछ मामलों में फंसने की और उनके एक बड़े मामले में सरेंडर करने की और कानून के शिकंजे में फंसने की। हम डोनाल्ड ट्रंप का एक दूसरा किस्सा आपको बताएंगे जिसका सीधा रिश्ता अमेरिका की बैंकिंग संकट से, अमेरिका के ताजे बैंकिंग संकट से, एसवीबी बैंक के क्राइसिस से है। और वो अमेरिका का ये जो ताज़ा बैंक संकट जो पूरी दुनिया को हिला रहा है और पूरी दुनिया को लीमन वाले दिनों की याद आ रही है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी शुरुआत के सूत्रधार क्या डोनाल्ड ट्रंप थे। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या किया था सत्ता में आने के बाद जिससे अमेरिका में एक और बैंकिंग संकट की बुनियाद पड़ गई थी? हम ध्यान से देखेंगे कि अमेरिका के नियामक नसीहतों से क्यों कुछ नहीं सीखते, अमेरिका के राजनेता अपनी जल्दबाजी से पूरी दुनिया के वित्तीय सिस्टम को हमेशा जोखिम में क्यों डालते रहते हैं। एक बिल्कुल खास इकोनॉमिकम, पूरे बैंकिंग संकट का एक ऐसा हिस्सा जो शायद आपको अभी तक नज़र में नहीं आया होगा। इस बार का इकोनॉमिकम ज़रूर देखिए मनी 9 के ऐप पर। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो तत्काल ऐप डाउनलोड कीजिए, जहाँ ये पहले उपलब्ध होगा। बिल्कुल, ये वाला इकोनॉमिकम जो अंशुमान जी ने अभी बताई, ये इस बार सिर्फ और सिर्फ मनी 9 के मोबाइल ऐप पर आएगा। तो ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। और अमेरिका के बैंकों के मोहल्ले में जो कुछ घट रहा है, ये क्यों घट रहा है, क्यों डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए जिम्मेदार है, जैसा अंशुमान जी ने बताया, ये आपको पता चलेगा। सर बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए। आप लोगों का भी शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। सोमवार को फिर आऊंगा नया मनी सेंटर लेके। नमस्कार।